सो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. आंसर की आपके सामने है पर समझना भी जरूरी है उसको. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड very strongly reacts with water and forms slaked lime. Which type of reaction is this? पहले रिएक्शन लिख लेते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला लिखना आना चाहिए. फिर से ध्यान दो कैसे लिखते हैं. कैल्शियम Ca, हाइड्रोक्साइड OH. कैल्शियम की वैलेंसी +2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1. अब क्रिस क्रॉस वैलेंसी करेंगे. तो क्रिस क्रॉस वैलेंसी करने से फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? ये यहाँ याद रखो ये OH है, रेडिकल है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा. अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो रॉन्ग हो जाएगा. तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाटर and it gives slaked lime. अब ये जो क्वेश्चन है ये गलत है क्योंकि slaked lime का मतलब ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. Isn't it students? What is slaked lime? Slaked lime is कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो उसको किसके साथ रिएक्ट करना चाहिए था? उसको रिएक्ट करना चाहिए था कैल्शियम ऑक्साइड के साथ. तो एक्चुअली यहाँ पे गलती क्या हो गई है क्वेश्चन में? गलती ये हो गई है कि दिस शुड हैव बीन, ये वाला जो है दिस शुड हैव बीन कैल्शियम ऑक्साइड. ओके. तो अब यहाँ पेपर में तो मैं करेक्ट नहीं कर सकती हूँ बट आप लोग ध्यान रखिए ये होना चाहिए था कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है. तो कैल्शियम ऑक्साइड अगेन इसका भी फॉर्मूला देखेंगे. कैल्शियम Ca+2, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन -2, +2 -2 कैंसल. तो इसका फॉर्मूला बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड. समझ में आया आपको? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर एंड फॉर्म्स स्लेकेड लाइम, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. सो दिस विल फॉर्म स्लेकेड लाइम. कोई भी रिएक्शन लिखने का सही तरीका क्या है? आपको उसके स्टेट्स लिखने पड़ेंगे. ये सॉलिड होता है, चूना है, ये लिक्विड है और जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक्वियस होगा. रिएक्शन बैलेंस है या नहीं देख लो. 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन. रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. अब आपको पूछा है ये कौन सा रिएक्शन है. देखो ये कौन सा रिएक्शन है? ये वाला रिएक्शन है. ये A+B gives AB. सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड बिगर मॉलिक्यूल्स. तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? कॉम्बिनेशन होगा. सो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, प्रेसिपिटेशन नहीं है, ऑक्सीडेशन नहीं है. दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अगर मुझे इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन की कैटेगरी में डालना ही होता तो भी नहीं, ये रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की कैटेगरी में नहीं डाल सकते. सो द आंसर इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सेकेंड क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है और वो क्या करता है? व्हाइटनिंग ऑफ फैब्रिक्स. व्हाइट फैब्रिक्स को व्हाइट बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं. पेपर के पल्प को ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं. तो आपको ध्यान ये रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन है. तो क्लोरीन वाला फॉर्मूला इस पे से पिकअप करेंगे. कौन सा क्लोरीन वाला फॉर्मूला है? वेयर इज योर फॉर्मूला? CaOCl2. करेक्ट, इट इज CaOCl2. यहाँ पर तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, MCQ है. लेकिन अगर आपको मैच करने के लिए पूछा है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, आपको बहुत क्लियरली लिखना है बच्चों. कैसे? ऐसे कॉलम 1 कॉलम 2. इस तरह से मत लिखो कि टीचर कंफ्यूज हो जाए. बी वेरी क्लियर. A ब्लीचिंग पाउडर और उसके सामने उसका करेक्ट आंसर लिखो. दैट इज 3 CaOCl2. इसका केमिकल नेम क्या होगा? इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. क्लोराइड. ठीक है ना? ओके.
बेकिंग पाउडर, सो बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर इज नथिंग बट, आप बताइए फॉर्मूला। NaHCO3. यस, इट्स वेरी सिंपल। Sodium hydrogen carbonate. इसको लिखने का तरीका ऐसा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, क्या बचा? द लास्ट वन इज जिप्सम। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए यूज होता है, एंड इट इज नथिंग बट, ओके दिस शुड हैव बीन 2, एंड इट इज नथिंग बट कैल्शियम सल्फेट। और ये Sulfate. 2H2O क्या है? 2H2O is water of hydration. So how many molecules of water of hydration are there? There are 2 molecules of water of hydration. अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। So your answer is 3, 2, 1. I hope आप सबने सही लिखा होगा इसको। Okay. Next is give functions of lymph. आपकी बॉडी में दो तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू दो तरह के हैं, ब्लड और लिम्फ। लिम्फ पेल येलो कलर का फ्लूइड है और उसके फंक्शंस क्या है? पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और उसके फंक्शंस क्या है? एक तो डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट इंटेस्टाइन में से कैरी करना, क्योंकि फैट एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है, इसलिए वो ब्लड में कैरी नहीं होगा। फैट इज इनसॉल्यूबल, तो जैसे बाकी सारी चीजें ब्लड में कैरी होती है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, दिस विल नॉट बी कैरिड इन ब्लड। तो इंटेस्टाइन में से देखो, फैट का पहले डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर वो कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन के विलाई में जाएगा। इस तरह से विलाई होते हैं और विलाई में कुछ वेसल्स होते हैं जिनको बोलते हैं लैक्टियल्स। लैक्टियल्स उसको लेके जाएंगे लिम्फ में, फिर वो लिम्फ के साथ ही सर्कुलेट करेगा। तो एक फंक्शन हो गया कैरिंग डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरा फंक्शन क्या है? इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। आपको पता है कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है, आपने देखा कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है, जैसे पाँव में स्वेलिंग आ गई तो पाँव एकदम फूल के बड़ा हो जाएगा। तो स्वेलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि बहुत सारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वहां पे जाके जमा हो गया है। अब ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को निकालना है तो क्या करेंगे? इसको निकालना है तो ये सपोज ये आपके सेल्स हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, ये पूरा ड्रेन होके जाएगा लिम्फ वेसल्स में, और लिम्फ वेसल्स क्या करेंगे? पूरा एक नेटवर्क होता है लिम्फ वेसल का, जैसे ब्लड वेसल्स का होता है। लिम्फ वेसल्स इसको कलेक्ट करके वापस डाल देंगे ब्लड में। कैसे? दे विल ड्रेन इट इनटू वेन, और वेन से वो वापस चला जाएगा ब्लड में। सो पुटिंग द एक्स्ट्रा फ्लूइड, ड्रेनिंग द एक्स्ट्रा फ्लूइड बैक इनटू द ब्लड। ये बात समझ में आई आपको? यस मैम। कुछ डाउट है? No, ma'am. नो मैम। Good. Next question is the scientist dash gave laws of heredity. So Mendel was the Igor father Mendel. of genetics, जिन्होंने दो लॉज दिए थे। कौन से? एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, so the answer is Mendel. The method determining time of fossils. Suppose आपको एक डायनासोर का टूटा हुआ बोन मिल गया, आपको पता करना है इसकी एज क्या है, कितना पुराना है ये। तो जब आपको पता करना है कि ये कितना पुराना है, आप क्या करेंगे? आप इसका रेडियोमेट्रिक डेटिंग करेंगे। टेक्निक का नाम है रेडियोमेट्रिक डेटिंग, या तो आप इसको फॉसिल डेटिंग भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि इसकी एज का पता लगाना बाय यूजिंग आइसोटोप्स,
कार्बन का C14 आइसोटोप का रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑब्जर्व करेंगे एंड दैट विल गिव यू एज ऑफ द फॉसिल, और उससे पता चलेगा कि डायनासोर्स कितने सालों पहले अर्थ पे पाए जाते थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Why does a ray of light split into 7 colors on passing through the prism? आपकी बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है, ऐसा कुछ डायग्राम है. So suppose if I make a prism over here, it's a triangular structure, और यहां से जब एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है, जब वो व्हाइट लाइट बाहर निकलती है तो क्या बनता है? क्या बनता है? रेनबो. या रेनबो या तो विबग्योर बनता है. सो व्हाट इज फॉर्म्ड हियर? विबग्योर. बता सकते हैं कौन से कलर्स हैं ये? Violet, indigo, blue, green, yellow, orange. Orange, red. करेक्ट. तो इतने सारे कलर्स निकलते हैं एक व्हाइट लाइट में से. क्यों? बिकॉज व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स. ओके, so when a light enters the glass prism, the angle at which it bends, यहाँ पे लाइट का क्या होगा? बेंडिंग होगा. इसको ऐसे जाना चाहिए था पर ये ऐसे गई, तो लाइट का क्या हुआ? लाइट का बेंडिंग हुआ. वो बेंडिंग के लिए वर्ड क्या है? बेंडिंग के लिए वर्ड है रिफ्रैक्शन. तो जब लाइट यहाँ पे एयर था, यहाँ पे ग्लास है, तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास क्या हुआ? बेंडिंग ऑफ लाइट हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ. तो एक फिनोमिनन ये हुआ, और दूसरा फिनोमिनन क्या हुआ? डिस्पर्शन ऑफ लाइट. व्हाट इज डिस्पर्शन? इट इज स्प्लिटिंग द लाइट इनटू 7 कलर्स. ओके, तो बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट the light is splitted into 7 colors, and वो जो अलग अलग कलर्स हैं उनका वेवलेंथ अलग अलग है और उनकी स्पीड भी अलग अलग है. तो एवरी कंपोनेंट बेंड्स एट अ डिफरेंट एंगल. देखो, वायलेट ऐसा बेंड हुआ, इंडिगो ऐसा बेंड हुआ, ब्लू, ग्रीन, सबका एंगल ऑफ बेंडिंग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग है. समझ में आया आपको बच्चों? Yes, ma'am. Okay, somebody wanted to join the meeting? Okay, the next question is, so the next question is, write the relation between volt, watt and ampere. किसके बीच में रिलेशन चाहिए हमको? वॉट. वॉट किसका यूनिट है? What is the unit of power? Potential power. Volt is the unit of potential difference. And what is another thing? Ampere. Ampere किसका unit है? Current. Yes, ampere is the unit of electric current. तो आप इन सारे को कौन से फॉर्मूला से कंबाइन कर सकते हैं? P is equal to VI. ओके, P is equal to VI. और एक फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे याद रखना है इस चैप्टर में, कौन सा है? ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था? V is equal to IR. That was ओम्स लॉ, है ना? और हीट जनरेटेड के लिए क्या फॉर्मूला था? I² RT. Isn't it? बहुत ही लिमिटेड फॉर्मूलाज हैं ये चैप्टर में, सारे याद रखने हैं अच्छे से. So please do that. Okay. Next question, a very simple one. Give name of 2 groups of producers.
देखो जब हम फूड चेन की बात करते हैं इकोसिस्टम में या पिरामिड की बात करते हैं तो सबसे नीचे क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स। उनको कंज्यूम करने वाले क्या होते हैं? कंज्यूमर्स, है ना। तो प्रोड्यूसर्स मतलब जो खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं। खाना कैसे सिंथेसाइज होगा? फोटोसिंथेसिस से होगा। तो प्रोड्यूसर्स का मतलब हुआ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? एक तो प्लांट्स है और दूसरे हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिनको आप बोल सकते हैं ब्लू ग्रीन अलगे, और भी कोई भी अलगे, दे आर फोटोसिंथेटिक। तो यहाँ पे आप किसी भी प्लांट का नाम लिख सकते हैं, नीम ट्री लिखो, रोज ट्री लिखो, वट एवर यू वॉन्ट। किसी भी अलगे का भी नाम लिख सकते हैं, स्पाइरोगायरा लिखो, क्लोरोफाइसे लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो मे बी यू कैन राइट स्पाइरोगायरा एंड नीम ट्री, दो प्लांट के नाम लिखोगे तो भी चलेगा। प्रोड्यूसर मतलब एनीथिंग दैट कैन डू फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गया आपको? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल वन। ओजोन लेयर, किसकी वजह से ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसीलिए एक ट्रीटी साइन हुई है जिसपे जिसमें ऐसा लिखा है कि अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विल नॉट बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट्स। अच्छा मुझे बताओ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ यूज होते हैं? ACs, fridge. Refrigerators. वेरी गुड। एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। तो अब जो मैन्युफैक्चर होंगे एसीज और रेफ्रिजरेटर्स, दे विल बी विदाउट सीएफसी, क्योंकि वो ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं। व्हाई आर वी सो कंसर्न अबाउट ओजोन? क्या होगा अगर ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो? यूवी रेडिएशन हमारे अर्थ पे रिफ्लेक्ट करेगी, मीन्स। करेक्ट। हमारा जो अर्थ है, अर्थ से थोड़ी ही दूर पे सन है, और सन में से बहुत सारी तरह की सन का ये जस्ट, तो आई विल टेक येलो कलर, ये वाला येलो। तो अर्थ के थोड़ी दूर सन है और सन में से बहुत सारे तरह की रेडिएशन निकलती है। उसमें से वन ऑफ द रेडिएशन इज यूवी रेडिएशन। क्या होता है यूवी रेडिएशन से? Skin Yes. cancer. Skin cancer. इट कैन कॉज स्किन कैंसर। तो ये यूवी रेडिएशन को वापस भेजना चाहिए, या तो वो अर्थ तक एंटर ही नहीं होनी चाहिए। कौन उनको फिल्टर करेगा, कौन रोकेगा अर्थ में एंटर होने से? ओजोन। Ozone. इसीलिए ओजोन इज रिक्वायर्ड। ओके, why this is not going? Okay, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। किसकी बात हो रही है? ये इकोसिस्टम की बात हो रही है। एनर्जी कहां से कहां जाती है? देखो, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। एनर्जी सन से कहां जाती है? सिर्फ प्लांट्स उसको कैप्चर कर पाते हैं, हम नहीं कैप्चर कर पाते। प्लांट से वो कहां जाएगी? हर्बीवोर्स में जाएगी, जो कंज्यूमर्स हैं। हर्बीवोर्स से कहां जाएगी? कार्निवोर्स में। और कार्निवोर्स से कहां जाएगी? टॉप कार्निवोर्स। फूड चेन बनाया मैंने ये। ऐसा कभी होगा क्या कि एनर्जी प्लांट से सन में चली जाए? इज इट पॉसिबल? यस और नो? No, man. ऐसा No. भी हो सकता है कि हर्बीवोर्स से प्लांट में एनर्जी जाए? No. इट इज नॉट No, ma'am. पॉसिबल। तो फ्लो ऑफ एनर्जी जो है, फ्लो ऑफ एनर्जी
इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, है ना? तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया यूनिडायरेक्शनल। ओके, एमसीक्यूज हमने आज सारे कंप्लीट किए। सब्जेक्टिव जितने हो पाते हैं उतने ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। काम करते हैं पहले। कौन गाना गा रहा है? ओके, बेटर नाउ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन दिया है? सोडियम प्लस ऑक्साइड गिव्स सोडियम ऑक्साइड। आपको बताना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ, यहाँ पे देखो ओनली Na, यहाँ पे Na2O। तो सोडियम में क्या हुआ? सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो सोडियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। एक का ऑक्सीडेशन हुआ तो दूसरे का रिडक्शन होगा। तो आप क्या बोलोगे? ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। समझ में आया आपको ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू कॉपर एंड वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का बन गया कॉपर। तो ऑक्सीजन क्या हुआ? ऑक्सीजन क्या हुआ? ऐड हुआ या रिमूव हुआ? Remove. ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। लेकिन हाइड्रोजन H2 से H2O हो गया, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हुआ? ऐड हुआ। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। समझ आया सबको ये? Yes, ma'am. इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? बहुत सिंपल है ये, पर Yes, पता नहीं ma'am. बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं इसमें। इज एनीबडी वेटिंग? ओके, मीटिंग विल एंड सून। होमवर्क में जितना डिस्कस हुआ है क्वेश्चन पेपर उतना एक बार लिखना है। ओके, the next question is, how is plaster of Paris chemically different from gypsum? plaster of Paris और gypsum कैसे अलग है? How are they converted into each other and what are their uses? तो जब हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4 हाफ H2O। वाटर ऑफ हाइड्रेशन कितना है? हाफ। Half. और जिप्सम में वाटर ऑफ हाइड्रेशन कितना है? 2. जिप्सम में वाटर ऑफ हाइड्रेशन है 2। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है वाटर ऑफ हाइड्रेशन का। मतलब अगर मुझे जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। कौन से टेम्परेचर पे हीट करेंगे? 373 केल्विन पे उसको हीट करेंगे। एग्जैक्टली कितना वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा वो? 1.5 वाटर मॉलिक्यूल। और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में मैंने 1.5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया तो वो वापस से क्या हो जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। सो यू रिमूव वाटर, gypsum becomes plaster of Paris. You add water, plaster of Paris becomes gypsum. Clear है ये बात? Yes, ma'am. ओके, यूजेस क्या है?
बहुत सारे यूजेस हैं, फॉल्स सीलिंग बनता है उसका, ब्रोकन बोन्स को जब फ्रैक्चर लगाते हैं तब यूज होता है, उसके स्टैचूज बनते हैं। ओके, सो दोज आर द यूजेस ऑफ जिप्सम। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अ मिल्कमैन adds a very small amount of baking soda to fresh milk. Why? बेकिंग सोडा, देखो मिल्क जनरली कैसा होता है, मिल्क होता है थोड़ा सा एसिडिक, 6 के आसपास है, मिल्क का पीएच क्या है, 6 के आसपास है, तो इट इज लिटिल एसिडिक। अब इसमें बेकिंग सोडा मिला दिया तो ये कैसा हो गया, ये बेसिक हो गया। Basic. क्यों बेसिक बना रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा देर तक खराब नहीं होगा। फिर सॉरिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं ना, दूध फट गया, सॉरिंग ऑफ मिल्क इज स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क। तो ऐसा मिल्क फिर किसी काम का नहीं रहता, तो ज्यादा देर तक मिल्क का सॉरिंग ना हो, दूध फट ना जाए, इसलिए उसमें बेसिक सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो बेकिंग सोडा मिलाते हैं। क्या होगा अगर बेकिंग सोडा मिलाया, तो बेकिंग सोडा मिलाया तो मिल्क विल नॉट टर्न टू सॉर। और अगर इसको आपको दही जमाना है, ये मिल्क का, इफ यू वांट टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, इसमें क्या हो जाएगा, एसिड होना चाहिए, लैक्टिक एसिड जनरेट होगा तभी कर्ड बनेगा। तो अब इसका पीएच कैसा होना चाहिए, अब इसका पीएच होना चाहिए लेस देन 7, एसिडिक। तो व्हाट इज मोर डिफिकल्ट, लेट मी नो। सपोज पहले मिल्क 6 था और समझो उसका पीएच हमको करना है 4, अब बेकिंग सोडा डालने से वो हो गया 8, अब आपको 8 से जाना है 4 पे, क्या ज्यादा डिफिकल्ट है, ए ज्यादा डिफिकल्ट है या बी ज्यादा डिफिकल्ट है? B. बी ज्यादा डिफिकल्ट है, इट विल टेक मोर टाइम। तो क्योंकि हमने मिल्क का पीएच बेसिक बना दिया है, इट विल टेक मोर टाइम टू सेट इनटू कर्ड। समझ में आया आपको? आई Yes, हैव ma'am. ऑलरेडी शेयर्ड द डॉक्यूमेंट, आपको इसको होमवर्क में लिखना है 1 टाइम। क्लियर है? एंड Yes, यू ma'am. राइट, you learn more when you write.